एवरीवन, चैप्टर नंबर 3 में हम काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हैं और आज हमें पढ़ना है डेटा रिसोर्सेज से। चलो, डेटा रिसोर्सेज से पढ़ने के पहले अब हम आते हैं कुछ टॉपिक को समझने के लिए। ओके सर, कुछ टॉपिक समझते हैं। आइए, देखो यार, डेटा रिसोर्सेज में आपसे क्या बोला? डेटा रिसोर्सेज, अगर इसको छोटी सी भाषा में हम समझाने की कोशिश करें तो हमारी एक स्टूडेंट है नेम्ड चित्रा। अगर हम ये आपसे कहें कि चित्रा को पर डे 2 चॉकलेट खानी होती है, चित्रा पर डे चॉकलेट खाती है, सिर्फ मैंने भी ये बोला चित्रा पर डे चॉकलेट खाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग यूट्यूबर्स को ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, सारे के सारे मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि चित्रा चॉकलेट खाती है। तो आपको चित्रा के बारे में एक फैक्ट पता चला। मैं फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है, कि चित्रा पर डे चॉकलेट खाती है। अब इसको क्या बोलेंगे? उसके बाद आपको ना चित्रा के बारे में मान लीजिए बहुत सी बातें पता चली, जिसमें से हम एक की बात करेंगे अभी। चित्रा पर डे चॉकलेट खाती है, दैट्स कॉल्ड कलेक्शन। आपको बहुत सी बातें अगर चित्रा के बारे में पता चलती है तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ये होता है डेटा रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर हम कहते हैं चित्रा पर डे 2 चॉकलेट खाती है तो ये भी डेटा रिसोर्सेज में ही आएगा, बट ये क्वांटिटेटिव डेटा रिसोर्सेज है। क्वांटिटेटिव, ये भी आपको डेटा ही मिला बट आपको क्वांटिटेटिव डेटा मिल गया। एंड अगेन हम कहें चित्रा पर डे 2 चॉकलेट काटती है, या तो वो डेयरी मिल्क होता है या फिर वो किट कैट होता है, तो ये आपको क्वालिटेटिव डाटा बताता है यहाँ पे। ओके, इट मीन्स डेटा रिसोर्सेज मतलब क्या? डेटा रिसोर्सेज मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनका कलेक्शन जो भी फैक्ट्स का होता है उसको डेटा रिसोर्सेज कहते हैं। और डेटा रिसोर्सेज क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, मतलब नंबर्स में भी हो सकते हैं, और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, एज लाइक किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव वे में भी हो सकते हैं। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। सर, तो डेटा रखेंगे कहाँ? डेटा तो आ गया सर, डेटा कहीं ना कहीं तो रखते होंगे, तो उसके लिए बात आई सर डेटाबेस एक टर्म आता है। आप देखेंगे तो आप ये डेटा की जगह पेटा कहाँ से लिखा रहा है यार? हाँ सर, डेटाबेस एक चीज़ होती है। सर ये क्या होता है? सर ये कोई नई चीज़ आ गई सामने? बिल्कुल एकदम नई चीज़ है। देखिए, एज लाइक अगर हम कहें डेटा रिसोर्सेज, एज लाइक आप समझिए क्लोथ्स हैं या कोई भी एक अदर थिंग्स हैं, तो इसको रखा कहाँ जाता है? सर ये कहीं ना कहीं सर गोडाउन्स में पड़ा होता है। सर गोडाउन्स में पड़ा होता है, वेयर हाउस में पड़ा होता है, स्टोर्स में रखे जाते हैं ये चीज़ें। हाँ सर, बट अगर डेटा की बात करें तो डेटा का वही गोदाम, वही स्टोर या फिर वही वेयर हाउस कहलाता है डेटाबेस, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटास होते हैं। क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? क्या होता है यहाँ पे? कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए, मैं उन टर्म्स को आपको समझा रहा हूँ जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ एक सेकेंड, ये आपका कलेक्शन ऑफ डेट, अरे तो अभी मैंने इसकी ऑप्टिमिसिटी कम की थी, कहाँ से ये हो गया? ओके, हाँ, ओके, ये कलेक्शन ऑफ आपका डेटा है एंड ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है। मतलब डेटा रिसोर्सेज इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, लेकिन डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। मेरे साथ बोलो अगेन, कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके सर, गोदाम में, चलिए अब यहाँ पे एक छोटी छोटी बातें हम समझते हैं। सर गोदाम में ना क्या होता है? सर कोई भी गोडाउन होता है, स्टोर होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ों को रखा जाता है। मान लो सर यहाँ पे है गोदाम, तो क्या यहाँ पे लाके ऐसे ही माल भरते जाएंगे? ऑटोमोबाइल पार्ट्स की शॉप है, तो क्या ऐसे ऐसे लाके सामान भरते जाएंगे? नहीं सर, नहीं, वहां पे एकदम मेंटेनेंस किया जाता है। मतलब सर आपको ना वहां पे ना ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पे सामान मिलता है, ठीक है, और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सब कुछ, सारी चीजें लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। एज लाइक यहाँ पे टूल्स होंगे तो यहाँ पे टायर्स रखे होंगे, तो यहाँ पे इंजन ऑयल्स की स्पेस होगी, यहाँ पे अगेन कुछ चेन या मॉडगार्ड वगैरह के पार्ट्स होंगे, यहाँ पे कम यूज होने वाले पार्ट जो बहुत कम रिप्लेसमेंट मांगते हैं वो सबसे पीछे होंगे। इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंटर रिलेटेड वे में पार्ट्स रखे जाते हैं किसी भी गोडाउन में। तो सर डेटाबेस में ना जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये सेम टू सेम कलेक्शन ऑफ डाटा किस फॉर्म में होता है? सर ये भी अगेन लॉजिकली
इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड होता है। देखिए बात वही है, बस चीज नई है। मतलब सर गोदाम में जो एक नॉर्मल आप किसी का भी गोदाम देखे, वेयर हाउस देखे, स्टोर, अपने घर का स्टोर देखे, अपने घर के किचन की शेल्फ देखे, आप लॉजिकली इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। मसाले के डब्बे में एक जगह नमक और दूसरे कोने में मिर्च नहीं होती है, मिर्च मसाला नमक धनिया वगैरह जो जो होते हैं सब एक डब्बे में होते हैं। तो क्या आपने लॉजिकली इंटर रिलेटेड जो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड थी उनको क्या ऑर्गेनाइज्ड करके नहीं रखा? तो सेम काम डेटाबेस के साथ होता है, लॉजिकली इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इनको रखा जाता है। ओके हाँ सर, देखो बेटा टर्मिनोलॉजी हम समझा रहे हैं, टर्मिनोलॉजी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी याद करवाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश को सक्सेस आपको बनाना है। ठीक है सर, चलो सर डाटाबेस के थ्रू मतलब क्या हुआ सर? अच्छा चलो सर डाटाबेस रखे क्यों हैं हमने? डाटाबेस रखा क्यों? डाटाबेस से हमको क्या कुछ भी अगर जानकारी पानी हो, अब मान लीजिए जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था चित्रा का, चित्रा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, चलो चित्रा नाम हटाओ, कुछ भी लेते हैं सर, एज लाइक मानते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। अब एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है, इधर आइए, एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है। चलो सर ये एक कंपनी है कोको कोला की कंपनी है। अब कोको कोला कंपनी का ये एक डेटाबेस है। क्या है सर? ये कोका कोला कंपनी का डेटाबेस। सर अभी आप बात थोड़ी सी समझिएगा, नाउ डेज आज की डेट में क्या चल रहा है सर? जो कोका कोला कंपनी ये इरिगेटेड वाटर दैट्स कॉल्ड कोल्ड ड्रिंक्स जो बनाती है, इसकी एक्सपायरी मैक्स टू मैक्स 90 डेज है। हाँ सर 90 डेज में एक्सपायर हो जाता है। एंड अभी चल रहा है सर अगस्त, तो अब अगस्त के बाद इसने कोका कोला कंपनी ने ये सोचा है कि सर हम अगस्त में अपना कितना प्रोडक्शन करें, ये इसको सोचना है। एक्सपेक्टेड कितना प्रोडक्शन ये करे, ये वो सोच रही है कोको कोला कंपनी। तो इसके बारे में डिसीजन कैसे लेगी? देखिए हम रियल प्रॉब्लम बता रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर मुझे टाइम मिला तो हम पढ़ाएंगे तो उसमें तो और मजा आएगा, लेकिन आईटी का भी यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो कोको कोला ने सोचा है कि भाई साहब मेरे पहले तो आप देखो मार्च अप्रैल में ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और जबकि ये मार्च अप्रैल और मई जब लॉकडाउन भी हो गया था और शादियां वादियां भी नहीं हुई हैं, तो मेरे 2 लीटर्स के पैक्स तो बहुत कम बिके हैं, और जो स्मॉल जो 750 ml या 1 लीटर की बॉटल थी ये भी बहुत कम रनिंग हुई, और 2 लीटर के तो माल गए ही नहीं। ये प्रॉब्लम हम आपको किसके लिए बताते हैं? मान लीजिए कोई क्रीमबेल आइसक्रीम या फिर कोक कंपनी के लिए। एग्जाम्पल को खुद से रिलेट करिएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चलते जा रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, अगस्त में ये सोच रही है कि हम प्रोडक्शन कितना करें जिससे मेरा आगे चीज लॉस्ट भी ना हो, मेरा सेल्स लॉस्ट ना हो। सेल्स लॉस्ट छोड़ो सर, मेरा रेवेन्यू का लॉस भी छोड़ो सर, मेरी कैपिटल का लॉस ना हो। जब मैन्युफैक्चर कर दिए तो मार्च अप्रैल मई में जो बना है वो मई जून जुलाई अगस्त ऐसे एक्सपायरी होने वाला है, तो हम कितना बनाएं क्या करें ये सब सोच रही है। एंड इसने एक और डेटाबेस उठाया जो है कोरोना का। सर कोरोना का इसने जब डेटाबेस उठाया तो ये क्या देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड अगस्त में कोरोना कितना चलने वाला है, जिससे कि कोरोना में भी ह्यूज गैदरिंग, बर्थडे पार्टीज, शादियां एंड ऑल दैट होने के चांसेस बहुत कम है। इट मींस कोल्ड ड्रिंक्स को मत मैन्युफैक्चर करो। ये चीजें, ये डिसीजन कैसे ली? अब सुनिए मेरी बात ठीक से। इसने डिसीजन लेने के लिए क्या किया? इसने डिसीजन लेने के लिए इस डेटाबेस से और कोरोना के डेटाबेस से एक जानकारी ली, एक इंफॉर्मेशन ली। डेटाबेस से इसने क्या लिया? इंफॉर्मेशन लिया। इंफॉर्मेशन लेके इसको क्या मिला? नॉलेज मिला। इस नॉलेज के बेस पे इसके सीईओ ने क्या किया? जो नॉलेज मिली उसको कुछ एनालिसिस किया, प्रोडक्ट प्रिडिक्शन वगैरह लगाए होंगे ना कि अब इतनी हो जाएगी कोरोना की सेक्टर, और मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहले से इतना बना चुका है, लॉस हो सकता है एंड ऑल दैट। और इस एनालिसिस के थ्रू क्या किया? इसने डिसीजन लिया कि हमें भाई साहब अगस्त में प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना, और करना है तो कितना करना है। तो इससे आपने क्या समझा? सर डेटाबेस का यूज क्या हो रहा है, डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये बात यहां पे अब समझ में आ गई होगी कि डेटाबेस बनाने का फायदा ही क्या है। ओके सर। अच्छा सर अब ये चीज तो हमको समझ में आ गई, डेटाबेस क्या है, क्यों है। पहली बात सर डेटा रिसोर्सेज क्या है समझ में आ गया हमको, डेटाबेस क्या है समझ में आ गया, डेटाबेस क्यों है ये भी समझ में आ गया। अभी मैं आपको बुक से समझाऊंगा। एक छोटी सी बात और, चलो सर क्या गोदाम होता है, शॉप होता है, या आपका खुद के किचन में जो आप हैं, क्या स्टोर कीपर नहीं होता है सर कोई?
स्टोर कीपर जो सब कुछ संभाल के रखता है, स्टोर कीपर हुआ, इन्वेंट्री मैनेजर हुआ, वेयरहाउस कीपर हुआ, होते हैं कि नहीं सर, ये कीपर्स होते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से सर अगर डेटाबेस भी एक वेयरहाउस है डेटा का, तो इसका भी कोई कीपर होना चाहिए, कोई मैनेजर होना चाहिए। जी हाँ, वो होता है, दैट्स कॉल्ड डीबीएमएस। डीबीएमएस जिसको क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम बोलें, और सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हैं। सर स्टोर कीपर क्या एक ह्यूमन होता है? हाँ सर, ह्यूमन होता है, बट जब यहां डेटा की ही बात हो रही है, सब कुछ आईटी फॉर्म में चल रहा है, तो इसका मतलब सर डीबीएमएस जो कि एज लाइक स्टोर कीपर है, जो इसको मैनेज करता है, एज लाइक मैनेजर है डीबीएमएस का, जो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो डीबीएमएस में एस क्या है? डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि भाई जब आप आईटी की बात कर रहे हैं तो इसका मैनेजर को क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा सर ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? अगेन आइए सर, ये मैनेजर क्या करता था? सर मैनेजर क्या काम करता था ना, हमारे ऑर्गेनाइज्ड करता था सब कुछ, पहले तो ऑर्गेनाइज करता था, ऑर्गेनाइजिंग का काम करता था, कंट्रोल का काम करता था, इसके रहते ना कोई भी इन्वेंट्री चोरी नहीं होती थी, कंट्रोलिंग का काम करता था। एंड सर हमारे इन्वेंट्री का यूजिंग मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करता था कि भाई ये वाला इन्वेंट्री बी बहुत ज्यादा बनी पहले, इसको पहले सोल्ड करो, या फिर मान लो 4 तरह की इन्वेंट्री है, ए बी सी डी, 4 बैच नंबर की इन्वेंट्री है, मान लो कोक का बैच ए, बैच बी, बैच सी, बैच डी, तो ये पुराना बैच है, इसको भाई पहले इसको पहले यूज करो क्योंकि ये नियर एक्सपायरी हो रहा है। इस तरह के काम कौन करता था? वो मैनेजर। सेम काम कौन करेगा? अब डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर जो ये सारे काम करेगा। कौन कौन से सर? ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, कंट्रोलिंग डेटा एंड यूजिंग द डेटा। ये सारे काम कौन करेगा सर? अब ये सारे काम करेंगे हमारे डीबीएमएस, जो कि है एक सॉफ्टवेयर। किसकी तरह काम करता है? मैनेजर की तरह। किसका मैनेजर? सर वेयरहाउस। कौन सा वेयरहाउस? डाटा का वेयरहाउस। क्या कहते हैं उसको? सर डाटाबेस। और डाटाबेस कहां से बना सर? सर डाटाबेस तो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। और सर डाटा कहां से आता है? सर डाटा रिसोर्सेज से आता है। और डाटा रिसोर्सेज क्या होते हैं? सर डाटा रिसोर्सेज होते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। प्लीज मेरे साथ एक बार बोलो, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। और बुक पे चलते हैं हम। और ये जरूर हमें बताना, ये जरूर से जरूर बताना कैसा लगा इस तरीके से ये कंसेप्ट को समझना। कमेंट्स करते रहा करो यार तुम लोग प्लीज। डेटा रिसोर्सेज, चलिए हम अपने बुक पे आ चुके हैं। डेटा रिसोर्सेज के बारे में पढ़ें। यू कैन थिंक ऑफ डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अगेन मेरे साथ बोलना क्या चीज? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक, डेटा प्लूरल ऑफ डेटम are the raw bits and pieces of information with no context and can either be quantitative, क्या क्वांटिटेटिव? 2 चॉकलेट खाती थी, क्वालिटेटिव किटकैट और डेयरी मिल्क वाली। और ये रॉ बिट्स क्यों? क्योंकि सर ये इंफॉर्मेशन है, तो बिट एंड बाइट्स की ही बारे में बात हो रही होगी। ओके सर। क्वांटिटेटिव डेटा इज अ न्यूमेरिक, हाँ सर, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट, काउंट और सम अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया? वही 2 न्यूमेरिकल है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी इसमें आ सकता है। और क्वालिटेटिव मतलब किसी का विश्लेषण बता रहे हो, कोई आप क्वालिटी बता रहे हो, तो क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव। जैसे रूबी रेड द कलर ऑफ 2013 फोर्ड फोकस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। उन्होंने रेड में भी क्या बताया कि उनका रेड रूबी रेड है। फिलहाल हमें तो कुछ नहीं समझ में आता रेड का, केवल हमें एक ही रेड ही समझ में आता है। बाकी अदर लोग लिपस्टिक के शेड के थ्रू अगर समझना चाहें कि कितना डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं कि लाइट तो ये तो वो पता नहीं क्या क्या जो भी होते हैं। ओके सर, थोड़ी से ना ये एग्जांपल इस लेते हैं, आपको याद रह जाएगा हमेशा आप कि डेटा रिसोर्सेज कलेक्शन ऑफ फैक्ट और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, अगर ये 3 पॉइंट याद रह गए तो पूरा डेटा रिसोर्सेज खत्म हो गया। डेटाबेस को सर आपने बताया था वेयर हाउस, तो अ सेट ऑफ लॉजिकल इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज्ड, जो आपका मसाले का डब्बा था, collection of data is a database. The goal of many information system is to transform data into information to generate knowledge that can be used for decision making. क्या जो कि किस लिए यूज हो सकता है? डिसीजन मेकिंग। कोको कोला वाला एग्जांपल, कोको कोला को, हाँ वही वाला एग्जांपल, कोको कोला वाला। To do this, the system must be able to take data, put to data into a context and provide tools to aggregate analysis. भाई साहब डेटाबेस में क्या होना चाहिए? डेटाबेस में डेटा जो होना चाहिए वो एबल होना चाहिए कि भाई डेटा को हम पुट टू यूज कर सके, डेटा को कहीं और, जिससे कुछ टूल्स लगा के एनालिसिस करके हम अपना रिजल्ट या अपने डिसीजन पे पहुंच सकें। उसके बाद आ गई सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस। क्या है डीबीएमएस? सर वो मैनेजर की बात, हाँ, may be defined as software that aid in
ऑर्गेनाइज करेगा, कंट्रोल करेगा, सामान चोरी ना हो जाए। डाटा मैं भी फिजिकल वेयर हाउस के टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, कंट्रोल करता है डेटा को, एंड यूजिंग द डेटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम। सर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर ओएस आपको दोनों बताया था। तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आप प्रोडक्शन करना है कि नहीं, इसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा उसके यूटिलाइजेशन के लिए करेगा ना। हाँ सर, तो उस एप्लीकेशन प्रोग्राम की नीड को, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए डिवोटेड हो जाता है। ओके हाँ सर। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस। भाई अच्छे खासा डाटाबेस बनाने की कोशिश करता है, फैसिलिटी देता है कि डाटाबेस अच्छा खासा बन जाए। सेम आप सोचो ना यार, मैनेजर या इन्वेंटरी कीपर। These systems are primarily used to develop and analyze single user database। पहले सिंगल यूजर डाटाबेस के लिए किया गया था। and they are not meant to be shared across the network on internet, but are instead installed on a device and work with a single user at a time। Various operations that can be performed on these files was as follow। कौन कौन से परफॉर्मेंस हो रही है, एडिंग न्यू फाइल्स ऑफ डाटाबेस। अब आप भाई साहब जो जो अपने लैपटॉप में, सिस्टम में, कंप्यूटर में करते हो वही सब चीजें हैं। आप ऐड करते हो, डिलीट करते हो एग्जिस्टिंग फाइल्स को, इंसर्टिंग डाटा आउट ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, कुछ कुछ चीजें जोड़ देते हो। जैसे मान लो मैंने इस पीडीएफ को बनाया तो कुछ जोड़ वोड़ दिया होगा कहीं ना कहीं यार, पिक्स विक्स जो हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे ये सब चीजें जो इंसर्ट कर देते हैं हम, ये हो गई। उसके बाद मॉडिफाई करते हैं डाटा को, एग्जिस्टिंग फाइल्स में कुछ कुछ गलतियां होती है तो मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, रिसाइकिल बिन से चल जाते हैं तो कभी कभी सर हार्ड डिस्क ले जाके रिट्रीव करवाते हैं हम अपने सिस्टम्स को। तो ये चीजें कौन कर रहा है, मेरा डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके सर, बात करें अब डीबीएमएस मॉडल्स की। तो सर ये जो डाटाबेस है ना, ये भी मॉडल में होते हैं। मतलब सर जो वेयर हाउसेज हुए ना, वेयर हाउस हैं सर, ये वेयर हाउस का भी मॉडल होता है। ऑटोमोबाइल्स वाले वेयर हाउस अलग तरीके से होते हैं सर, जो फूड ग्रेन्स वाले वेयर हाउस अलग तरीके से रहते हैं, क्लोथ्स के वेयर हाउस, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, या फिर रॉ के, इन सब के वेयर हाउस जो जो कॉमोडिटी बेस जो वेयर हाउस होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। उसी तरीके से अब आप समझो ना कि डीबीएमएस मॉडल को बताएगा, लेकिन यार ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। नाम अजीब अजीब लगेंगे आपको, हेरारिकल डाटाबेस मॉडल एंड नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एंड ऑल दैट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट चीज़ें बहुत सिंपल है, घूम फिर के एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए, डीबीएमएस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी वेज। डीबीएमएस को भाई बहुत से वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब गोदाम को बहुत तरीकों से संभाला जा सकता है, एंड दस टेक मेनी फॉर्म्स। A DBMS model is a type of data model that determines the logical structure of a database and fundamentally determines in which manner data can be stored। किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाए, in which manner data can be stored, ये कौन बताएगा, DBMS मॉडल। Organized and manipulated hierarchy of DBMS is as under। पहली बात तो डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जिसमें होती है बहुत से फाइल्स को, कलेक्शन ऑफ फाइल्स हो गया क्या आपका डाटाबेस। ओके, जिसको आपने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फाइल लिखा है। अब फाइल का मतलब बताएगा, फाइल या टेबल का क्या मतलब हुआ, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी के बारे में पूरा पूरा रिकॉर्ड निकाल देना। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज एंटिटी। जैसे मान लीजिए आपकी एंटिटी के क्षेत्र में बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स की 4 फैक्ट्री हैं, तो किसी एक फैक्ट्री के बाद को भी यहाँ पे हम एज एन फाइल कह सकते हैं, ये कह रहा है। रिकॉर्ड्स में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे कि आपका रिकॉर्ड, जब मान लो आपने मुझे बोला सर बुक दे दो या टेस्ट सीरीज दे दो, आपका नाम, एड्रेस, सीआरओ नंबर एंड ऑल दैट, जो मैंने रिकॉर्ड्स लिए। फील्ड, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, आपने जैसे अपना नाम लिखा KIRT, तो फील्ड डिफाइंड एज अ रिलेवेंट एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इंस्टेंस। कैरेक्टर्स आर कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो इस तरीके से ना ये सब चीजें होती है। फील्ड मतलब क्या हो गया, जो सर ये आपको एक फील्ड देते हैं, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, आपको ये जगह दे दी कि यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिखना है, इस तरह की बातें होंगी। तो ये क्या, आपका कोई भी जो फॉर्म होता है उसमें ये सब चीजें तो पाई जाती हैं। तो वो फॉर्म जब आपका किसी जगह जाके स्टोर हो जाता है तो आपका डेटा बन जाता है ना। तो वो जो फॉर्म है आपका, जो आपके बारे में कुछ बता रहा है, एज लाइक आपका आईसीआई का फॉर्म, उसमें ये आपका फिल्स रिकॉर्ड्स आपसे कुछ मानता है, आपका फील्ड होता है, आप उसमें कैरेक्टर फिल करते हैं एंड ऑल दैट चीजें, यही बात है। अब हम बात समझे तो सर डीबीएमएस के मॉडल, हायरार्की मॉडल क्या होता है, इसको हम समझते हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
हम डाटाबेस मॉडल को पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत डिटेल में हम नहीं कराना चाह रहे, बिकॉज नाउ डेज सारे डाटाबेस कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड आ जाते हैं। तो इंटर रिलेटेड डाटाबेस है और ये अपना कस्टम के अकॉर्डिंग चले जा रहा है। डाटाबेस का नाम एज लाइक हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल। इसको इसने बोला होगा, कुछ की टर्म्स को हम समझाते हैं, जैसे बोला होगा इन्वर्टेड ट्री पैटर्न। अगर ये एक जमीन है तो देखो पेड़ कैसे जा रहा होता है, पेड़ ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता 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 जाता, फिर पेड़ में से कुछ ब्रांचेस अलग होती हैं, टहनियाँ अलग हो रही होती हैं पेड़ की। सर क्या अजीब पेड़ बना दो, रुको यार, ये एक पेड़ जा रहा होता है सर, ठीक है। अब इस पेड़ से कुछ अलग ब्रांचेस निकल रही होती हैं सर, ये जब ब्रांचेस जा रही होती है तो ये ब्रांचेस अलग सब डिवाइडेड हो रही होती हैं अदर ब्रांचेस में। हाँ तो सर ये पेड़ ऐसे फैल रहा होता है। बट यही पेड़ जिसको ट्री बोलते हैं, हमारे डाटाबेस मॉडल में यहाँ पे इन्वर्टेड ट्री मॉडल हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाटाबेस में मान लो यहाँ पे कोई डेटा स्टोर है तो उसके बाद फिर ये पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप में जाता है, फिर यहाँ पे अलग डाटाबेस आता है, उसके बाद फिर ये वाले डाटाबेस अलग डाटाबेस पहुंचते हैं। इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू ये हायरार्किकल डाटाबेस रहता है। ओके देखिए यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस रिकॉर्ड ऑल्सो नोन एज नोट्स, ये सब नोट्स भी होते हैं, are logically organized into hierarchy of relationship in an inverted tree pattern. The top parent record कौन सा, ये वाला top parent record in the hierarchy is that own other record as called parent record. तो ये वाला जो रिकॉर्ड है देखिए आप अदर रिकॉर्ड्स को ओन किया है। अब यहाँ पे देखिए तो ये इन दोनों रिकॉर्ड्स को ओन किया है, इसलिए पेरेंट रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर इसको रूट रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। और मोर देन वन चाइल्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके मोर देन वन, इस वाले के मोर देन वन चाइल्ड भी निकल चुके हैं, ये रहा मोर देन वन चाइल्ड आ गए, इसके मोर देन वन चाइल्ड हो सकते हैं। दस ईच नोड इज related to the other in a parent child relationship, thus the hierarchical data structure implement one to one relationship भी हो सकता है और one to many, लेकिन one to many का कंडीशन यहाँ पे आएगा। जैसे ये एक था उसके बाद इसका इन तीन रिलेशनशिप था, तो one to many का ये वाला रिलेशनशिप बताएगा। आइए अब इसके बाद अगर हम पढ़ें तो नेटवर्क डाटाबेस मॉडल। नेटवर्क डाटाबेस मॉडल में कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू वन का भी और मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप आता है। मेनी टू वन और मेनी टू रिलेशनशिप, बिकॉज नोड्स आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो नोड्स हमने अभी तक आपको समझाए थे इस वाले में, ये आपस में भी एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। देखिए यही छोटी सी बात यहाँ लिखी है। The network model is variation in the hierarchical model in which, unlike the hierarchy model, the branches can be connected to the multiple nodes. A network database structure view all record in state. Network database structure क्या है, सारे के सारे records के सेट का व्यू कर लेता है, सारे के सारे records के सेट का व्यू कर सकता है। Where the each set is composed of an owner record and one or more member record, thus allowing the network to model and implement many to one and many to many। मतलब क्या है, जिस तरीके से हायरार्की डाटाबेस हायरार्की डाटाबेस मॉडल में केवल पेरेंट देख पाता था कि चाइल्ड रिकॉर्ड में क्या है, यहाँ पे एक आ गया कि मल्टीपल नोड्स कहाँ गया, ओनर रिकॉर्ड तो देख रहा है एंड वन और मोर मेंबर से भी कनेक्टेड होता है। ओनर से तो कनेक्टेड है ही, मतलब ये जब गए तो ये अपने ओनर से कनेक्टेड तो है बट मेंबर से भी कनेक्टेड होता है, तो नेटवर्क डाटाबेस मॉडल आ जाता है। अब रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। चलिए ये एक टेबल फॉर्म में ये वाले होते हैं, टेबल फॉर्म में। अब टेबल फॉर्म में मान लीजिए उनको किसी स्टूडेंट्स का डाटाबेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। अब उनका नेम क्या है, उनका इनरोलमेंट नंबर क्या है, कौन सा अटेम्प्ट ड्यू है, कौन सी टेस्ट सीरीज जिन्होंने बाई किया, कौन सी क्लासेस हमसे पढ़ रहे हैं। तो ये एक हमने डाटाबेस बनाया। अब क्या ये सारी की सारी एक नंबर की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सब कुछ इंटरकनेक्टेड एक टेबल फॉर्म में नहीं है? हाँ सर, एक इंटरकनेक्टेड टेबल फॉर्म में है। तो यही होता है रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल, जिसमें इस पोर्शन को, ये जो कॉलम फॉर्म है, इसको कॉलम्स कहते हैं और रोज को टपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टपल्स कहते हैं। ओके सर, यही छोटी छोटी बातें कुछ इसमें बताई हुई हैं। रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल अलाउ करता है डेफिनेशन टू डाटा इन देयर स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन रिलेटिव ऑपरेशन एंड इंटीग्रिटी एंड कंस्ट्रेंट दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर में होता है और इसमें क्या होता है, जो भी कंटेंट्स होते हैं सेम फील्ड विच डिफाइन द नेचर ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द टेबल। ये सब के सब नेचर ऑफ डाटा बताते हैं, किसकी स्टोर्ड, जो टेबल में स्टोर हैं वो किस नेचर के डाटा हैं। रिकॉर्ड क्या होता है, देखो रिलेशंस में आता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। टेबल कॉलम एंड रो का रिलेशनशिप होता है। एट्रीब्यूट्स बता देते हैं, जो ये सब जो चीजें थी ना, कॉलम्स, ये किस क्लास में है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स को बता रहा है। डोमेन्स इज अ सेट ऑफ वैल्यू एंड द एट्रीब्यूट्स दैट कैन टेक प्लेस एंड ऑल दैट, ये सब चीजें बताता है। प्राइमरी की वगैरह के बारे में बताएगा। भाई
कुछ जगह तो प्राइमरी की लगती है एक्सेस करने के लिए एंड ऑल दैट चीजें। For each table, one of the field is defined as primary key, which is the unique identified for each record in the table। जैसे मैंने बताया सीरियल नंबर 1 अगर स्टूडेंट का है तो बता दिया कि इसी से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स आगे उस टेबल में बताए गए हैं, ओरेकल वगैरह एग्जांपल्स रिलेशनशिप के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस जो कहता है is the based on the concept that world can be modeled in terms of object and their interactions। जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के बेस उद्देश्य के आधार पे आप डाटाबेस मॉडल बनाते हैं और उनके इंटरेक्शंस के आधार पे। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू स्टोर कॉम्प्लेक्स डाटा सच एज इमेज ऑडियो वीडियो। ये इमेज ऑडियो वीडियो को स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस ऑल्सो रिफर्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज OODMS, इसमें कोई नई बात नहीं है, DBMS लिख दिया और कोई बात नहीं है। दिस डाटाबेस द डाटा इज मॉड्यूल्ड एंड क्रिएटेड एज एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यार इसके बारे में इन्होंने इतना ही लिखा है, लेकिन अगर हम समझे तो सारे के सारे डाटाबेस तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो डाटाबेस है ना ये इमेज को या ऑडियो को या वीडियो को कैप्चर कर रहा है। तो अगर आप देखें आपके मोबाइल फोन में आप अपनी ऑडियो देके कई जगह पासवर्ड खोल रहे होते हो, अपने आवाज के बेसिस पे अनलॉक कर रहे होते हो, वो सिस्टम हो गया। या फिर अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, आप इस एग्जाम्पल को अपने ICI के पेपर में कोट मत करिएगा। आजकल जो फास्ट कार्ड सिस्टम चला है, फास्ट कार्ड सिस्टम के अगर आप टोल प्लाजा से लेके अपनी गाड़ियों को जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्क्रीन पे शीशे पे आगे जो भी एक स्टिकर लगा है उसको स्कैन करके आपका टोल कट जाता है और आप डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो क्या ये फास्ट कार्ड वो स्टिकर एक इमेज है, इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक अलग डाटाबेस जो बना होगा फास्ट कार्ड का, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल के बेस पे बना होगा। हाँ सर, इतना समझ में तो आया आपको। ये तो मैंने रियल लाइफ में अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल निकाला है, इसीलिए आप इसको अपने AIS के पेपर में कोट करके मत आइएगा, बट आप समझ गए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस मॉडल होता क्या है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस तो चलो पढ़ लेते हैं। क्या है भाई साहब, अगर आपने ऐसा डाटाबेस मॉडल बनाया है तो आपकी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट है, जैसे इंप्लीमेंटिंग अ DBMS सिस्टम इज अ टर्म ऑफ बोथ सिस्टम एंड यूजर ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेंसिव। भाई सिस्टम बनाने में भी खर्चा आता है और उसको यूज करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग में भी बहुत खर्चा आता है। चलिए सर, स्पेसिफिकली इन लार्ज इंटरप्राइज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट अलोन कैन बी क्विट कॉस्टली। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तो केवल ट्रेनिंग देना ही कॉस्टली है। एज लाइक आप फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का जो बड़ा बड़ा वेयर हाउस होगा, डाटा वेयर हाउस, उसके DBMS के उसके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देना ही बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी कंसर्न भी आ गई। इवन इफ सेफ गार्ड इन प्लेस, भले ही सेफ गार्ड लगे हैं तो क्या हुआ, इट मे बी पॉसिबल फॉर सम अनऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस डाटाबेस। इफ वन gets access to database then it could be all or nothing proposition। अगर भाई साहब सिक्योरिटी का कंसर्न तो रहेगा, इतने बड़े बड़े DBMS है, डाटाबेस मॉडल है, तो सिक्योरिटी का सिक्योरिटी का कंसर्न तो रहेगा ही रहेगा। एज लाइक हैकिंग की कितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब आप लोग समझ सकते हैं। अगर सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा समझना है तो अपना मोबाइल फोन अनलॉक करके किसी को देखिए आपका सिक्योरिटी कंसर्न आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज आपके मोबाइल में भी क्या है, आपका एक डाटा है जिसको आप डाटाबेस कह सकते हैं। ओके सर जी, आइए इसके बेनिफिट्स देखते हैं, एडवांटेजेस। देखिए अब हम जब एडवांटेजेस को इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो जनरली कोई भी आप डाटा लेते हो तो उसके जो एडवांटेजेस होते हैं वही एडवांटेजेस आपको यहाँ पे भी आएंगे। और कोई एडवांटेजेस के बारे में मतलब अलग ऐसा कुछ भी अब नहीं है यार इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा समझाना पड़े हमें। देखो ये जो एडवांटेजेस ऑफ DBMS है और इसके बाद के सारे टॉपिक्स इतने इजी हैं कि आपको पहले से बस आप खुद उसको थोड़ा सा रिलेट कर देना। आप जो डाटा अपना खुद का कोई भी डाटा आप एक बार रख लेते हो, आपको जितने भी PDF से पढ़ना है वो सारे PDF का आप एक फाइल बना के रख लेते हैं पेन ड्राइव, तो आपको कितना बेनिफिट होता है। कुछ उसी तरह की बातें होंगी। देखिए मेजर एडवांटेजेस ऑफ DBMS आर गिवन एज फॉलोज। पहली, परमिटिंग डाटा शेयरिंग, आपको डाटा शेयर करने की इजाज़त देता है अगर आपने DBMS बना लिया है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि सर आप जहाँ पे भी आपने अगर किसी भी ऑफिस में आपने अपनी आर्टिकलशिप की है तो उस ऑफिस का एक सर्वर होता था और जितने भी क्लाइंट सर्वर एज लाइक आप हो, आपका कोई आर्टिकल है, आपका बॉस है, प्रिंसिपल या कोई आउटसाइडर है, कोई स्टाफ है, ये सभी लोग ना उस फाइल को एक्सेस उस सर्वर रूट के थ्रू करते थे। सबके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अलग अलग वो फाइल नहीं होती थी, वो फाइल एक ही जगह पड़ी होती थी। तो ये आपकी CA ऑफिस का DBMS CA ऑफिस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था
जो क्या बना रहा है, परमिट कर रहा है फाइल शेयरिंग का। ओके, यस सर। वन ऑफ प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज दैट द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूजर्स। उसके अगर हम बात करें मेंटेनिंग डाटा रिड्यूडेंसी की बात, मिनिमाइजिंग डाटा रिड्यूडेंसी की बात, तो वो भी यहीं से बात समझ में आ गई। मान लीजिए कोई लिमिटेड है, आकाश लिमिटेड की बैलेंस शीट यहाँ सर्वर पे बनी है। आकाश लिमिटेड की जो बैलेंस शीट यहाँ सर्वर पे आ रही है ना, ये बैलेंस शीट समझ लो, क्या उसको हर एक जगह बार बार रिड्यूडेंसी की नीड पड़ी है कि हर जगह वो हर एक सिस्टम पे अवेलेबल हो, या केवल सर्वर पे अवेलेबल है तो काम चल गया? सर केवल सर्वर पे अवेलेबल है तो काम चल गया। इसका मतलब डीबीएमएस ने क्या किया, हमारी डाटा रिड्यूडेंसी को कम कर दिया। ओके, यस सर। इन अ डीबीएमएस डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिड्यूडेंसी इज इफ नॉट एलिमिनेटेड केयरफुली कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड। अरे थोड़ा है क्या, केयरफुली कंट्रोल और रिड्यूस, अरे ये समझो ना कि रिड्यूडेंसी नहीं होती है, केयरफुली आप कंट्रोल करते हैं और रिड्यूडेंसी नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू रिपीट द सेम डाटा रिपीटेडली, बार बार आपको डाटा को रिपीट करने की नीड नहीं है। मिनिमाइज रिड्यूडेंसी, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस। मतलब मान लो जीबी का डाटा है, 4 GB नहीं यार, चलो 1 GB की हार्ड डिस्क है आपकी, HDD है, तो इसमें रिड्यूडेंसी न होने के कारण, सेम डाटा बार बार न होने के कारण आप इसमें मैक्सिमम फाइल डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। सर अगर बार बार एक ही फाइल, मान लो 200 MB की कोई फाइल है सर, वो 5 बार करनी पड़ती, तो सर 1 GB तो यही खराब कर देता ना, तो मेरी स्टोरेज की कॉस्ट को इननेसेसरी इंक्रीज करता। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन्ड, सर इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन कैसे, चलो एज लाइक मान लो मैंने टेस्ट सीरीज जो अभी आपको दी थी, उसमें मैंने कोई टेस्ट पेपर बनाया, तो उसका लिंक आपको मिला हुआ है। अब उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो, या टेस्ट सीरीज करते हो, या फिर चलो ये बुक का आप एक्सेस लेते हो, या कुछ भी आप कर रहे हो यार, शेड्यूल देख रहे हो टेस्ट सीरीज वाला, तो आप लिंक पे एक्सेस करते हो तो आपको एक PDF खुल रहा है, अब आप उसको देख रहे हो, बट क्या आप उसमें चेंज कर सकते हो? यू कैन चेंज, नो यू कांट चेंज। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन है भाई, कोई उसको बदल नहीं सकता है बार बार। अब कोई भी आया देख, तो मैं उसकी डाटा शेयरिंग भी कर दी आराम से, मैंने ऐसा डीबीएमएस बनाया, वो रिड्यूडेंसी भी नहीं आ रही कि 1000 बच्चे अगर देख रहे हैं तो 1000 फाइल बनानी पड़े, और इंटीग्रिटी भी मेंटेन है। अगर मेरा टेस्ट 15 अगस्त को है तो वो 15 अगस्त ही वहां दिखा रहा है, कोई उसको एडिट करके 18 अगस्त नहीं कर सकता है। समझ में आया? हाँ सर, अच्छे से समझ में आया। तो देखो, डाटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड बाय हैविंग एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट डाटा। अपडेट एंड चेंजेस टू डाटा ओनली मस्ट बी मेड इन वन प्लेस। मतलब अगर हम चाहते हैं तो हम सर्वर पे केवल एक बार चेंज कर दें, पूरे डीबी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यह है इंटीग्रिटी। प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, वही प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी जो थोड़ा बहुत ऊपर ही आपको समझा दिया कि अगर वो एक है तो एक ही है। या फिर दूसरी बात समझिए, अगर कहीं कहीं आप लोग जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो देखो बोलता होगा ना कि PDF फॉर्मेट में अपलोड करो, 2 MB से छोटी फाइल, तो वो क्या कर रहा है, उनका डीबीएमएस सिस्टम है कि फाइल कंसिस्टेंसी सबकी एक जैसी ही फाइल आए, फाइल का फॉर्मेट सेम हो, सबको सब कुछ सेम टाइप की मिले, और ये सब कुछ किसी रूल्स और गाइडलाइंस को अप्लाई करती है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। समझ में आया? हाँ सर, ये भी समझ में आया। यूजर फ्रेंडली होता है डीबीएमएस सर, मेक करता है डाटा एक्सेस एंड मैनिपुलेट इजियर टू द यूजर। मतलब सर अगर आपका डाटाबेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एज लाइक मान लो आपके पास 100 PDF है और आपने PDF के नाम ही नहीं लिखे हैं और आपको खोजना है EIS क्वेश्चन बैंक का PDF, तो आप कैसे खोज पाओगे अगर उसका नाम नहीं लिखा है? और अगर आपने डाटाबेस को अच्छे से मैनेज किया है कि क्लास सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सबका फोल्डर बना के उसके बाद नेम डाल के अगर आपने किया है तो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो ना। इट मीन्स जो आपने एक इस तरीके का डाटाबेस बनाया जो सब्जेक्ट वाइज PDF थे, वो वाला आपका डीबीएमएस यूजर फ्रेंडली है। हाँ सर, यही बात की। और अगर इतना यूजर फ्रेंडली होता है, ये तो मैंने छोटी सी बात समझाई, लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं ना, वहां पे डेटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी डेटा करप्ट हो जाता है, तो रिकवर कराने के लिए एक्सपर्ट्स की नीड पड़ती है। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने लिख ली है कि कभी कभी डीबीएमएस अगर बहुत अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो रिड्यूस कर देता है द रिलायंस ऑफ यूजर ऑन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स टू मीट देयर डाटा नीड्स। अपनी डाटा नीड्स के लिए आप रिलायंस नहीं करते हैं, मतलब आपको डिपेंडेंसी कम कर देती है एक्सपर्ट्स की नीड पे। इंप्रूव सिक्योरिटी, सर आपने डिसएडवांटेजेस में बताया सिक्योरिटी,
हाँ सर, तो ये सिक्योरिटी दोनों साइड से चल रही है सर। सिक्योरिटी कैसे, अगर मैंने आपको मान लो कोई पासवर्ड दिया तो ही आप खोल के देख सकते हो, तो इस तरीके से ये कुछ हद तक सिक्योरिटी तो दिखा रही है, बट हैकिंग के नज़रिए से अगर हम देखें तो सर ये सिक्योरिटी में डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। अचीविंग प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है सर? देखो, इन डीबीएमएस कैन डज नॉट रिजाइड इन एप्लीकेशन बट डाटा बेस प्रोग्राम एंड डाटा आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सर थोड़ा सा ना इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ की, ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन डाटा कहीं रख रहे हो सर्वर पे, तो आपको बार बार आप कहीं से भी, छोड़ो यार इसको, कहीं से भी आप उसको एक्सेस पा सकते हो। इसके साथ साथ एक दूसरा अब मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने कोई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, किसी भी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, और अगर उस एप्लीकेशन के डाटा को, आपने जो भी काम किया डेटा को स्टोर कर ले रहा है आपका मान लो मोबाइल, ठीक है, आपका डाटा स्टोर कर लिया। अब अगर आपको ये डाटा चाहिए जिस पे आपने काम किया था 12 जुलाई को, ठीक है, और अब आप देखना चाहते हो 12 अगस्त को, और मान लो अगर आपने ऐप अनइंस्टॉल भी कर दिया, तो क्या आप अपने इस डाटा को देख सकते हो अगर आपने मोबाइल में स्टोर कर दिया है डीबीएमएस के थ्रू? हाँ, तो इसी की बात करें कि डाटा इंडिपेंडेंस कर देता है, आपको एप्लीकेशन पे बार बार जाने की नीड नहीं पड़ती है। और दूसरी बात कहता है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द केस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ डीबीएमएस। अगर आपको डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हो। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, इससे रिलेटेड कोई आपको एप्लीकेशन बनानी है तो आप इजीली बना सकते हो अगर डीबीएमएस है। यार सीधी बात, अगर आपके पास डेटा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके सर, हाँ सर जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सम रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें देखो हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक तो हम बिग डाटा के बारे में बात करेंगे और दूसरी डाटा वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे। आप लोग अभी कहेंगे सर डाटा वेयर हाउस तो आपने डीबीएमएस को ही समझाया था हमें। हाँ, डीबीएमएस को हमने समझाया तो था एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर हाउस, बट अब यहाँ पे जब बहुत लार्ज साइज का डाटा है तो उसको नाम ही दे दिया गया है डाटा वेयर हाउस। कहा गया बिग डाटा और डाटा वेयर हाउस, और यहाँ पे लिखा क्या है, ये रिलेटेड टर्म्स हैं, रिलेटेड कंसेप्ट है किसके, डीबीएमएस के, डाटाबेस के, इसलिए आपको वहाँ डाटाबेस मैंने वेयर हाउस के थ्रू समझाया था और आपको अच्छे से समझ में आया था। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आओ सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी फ्लिपकार्ट को जरूर यूज़ किया है। हाँ सर, फ्लिपकार्ट से मैंने तो अपना मोबाइल मंगाया था और मैंने अपने मोबाइल का चार्जर। चलो बहुत हुई बातें। सर तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, मान लो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही है, ठीक है सर, बिग बिलियन डे सेल चल रही है फ्लिपकार्ट की। अब हुआ क्या, फ्लिपकार्ट के पास इस दिन तो ऑर्डर कुछ यूँ आ रहे होंगे ना, खूब स्पीड में एकदम ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि इस दिन इसका सर्वर कुछ ज़्यादा ही बिजी होता है? हाँ सर, बहुत बिजी होता है। 1 करोड़ ऑर्डर अगर आ गए इसके पास तो 1 करोड़ लोगों का नेम, इनका एड्रेस, इनका पिन कोड, इनका ऑर्डर आईडी, उसके बाद इनका एड्रेस और इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की डिटेल किस वेंडर को भेजनी है, ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? और ये छोटा मोटा डेटा भी नहीं है, तो सर ये एक बिग डेटा है ना, बहुत बड़ा डेटा है। तो इतने बड़े डेटा को भी ये किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डीबीएमएस, बिग डेटा के थ्रू। अब बात करते हैं, सुनो, अगर अब हम यहाँ बात करें ना सर डाटा वेयर हाउस, तब फिर क्या हुआ, डाटा वेयर हाउस क्या हुआ सर और इसका यूज़ क्या हुआ? देखो बिग डेटा जहाँ पे हमने रखा, पूरा बिग डेटा यहाँ पे है, ठीक है। अब डाटा वेयर हाउस का क्या होता है, इसका यूज़ भी करता है डाटा वेयर हाउस के थ्रू। कैसे? एज लाइक मान लो, देखो बिग प्रोसेस कैसे किया, एग्जाम्पल में समझिए कि आपका है लखनऊ के पिन कोड पे, जिस पिन कोड से ये प्रोडक्ट जाना है, कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी, एस्टिमेटेड डिलीवरी वो तुरंत दिखा रहा है, ठीक है। अब डाटा वेयर हाउस में ये डाटा रखे, ये बात थी 2020 की। अब हम जब 2021 में आए तो इस बिग डेटा वेयर हाउस से हमने ये सब डेटा उठाया और हम ना इस पर अब एनालिसिस भी कर रहे हैं। पता है क्या सर, लास्ट टाइम हमारे बिलियन पे फोन्स कितने बिके, किस बैंक के कार्ड से सबसे ज़्यादा पेमेंट आई, क्योंकि इस बार हम उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे, किसी दूसरे पे देंगे। कौन से प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट लीस्ट सेल थे, इस पे इस बार डिस्काउंट देके इसकी सेल्स को बूस्ट करना है। किस एरिया से, किस जोन से सबसे ज़्यादा हमें ऑर्डर्स आए, क्या हमारे प्राइम मेंबर्स बहुत ज़्यादा, जो फ्लिपकार्ट प्लस बोलता है, क्या फ्लिपकार्ट प्लस ने
के मेंबर्स ने ज़्यादा सेल्स की, अगर नहीं की तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा ताकि वो फ्लिपकार्ट प्लस को ऑप्ट करें, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, यहाँ से हमें फ़ायदा मिले। तो इस तरीके की ना बहुत ज़्यादा बातें एनालाइज करनी पड़ती हैं, बिकॉज इन सारी बातों से हम नेक्स्ट ईयर के बिग बिलियन डेज की सेल के बारे में डिसीजंस लेंगे। तो सर अगर ये डेटा ही लगभग 1 करोड़ लोगों के एक दिन का है तो कितना बड़ा डेटा कैसे मैनेज होगा और कैसे एनालिसिस करेंगे, इसीलिए ये जो कंसेप्ट है डाटा वेयरहाउस ये हमने यहाँ पे देखा। अब आओ चलो, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसका थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कंसेप्ट के साथ। आइए भाई साहब, a new buzzword that has been capturing the attention of business lately is a big data। मतलब बहुत बड़ा मूल मंत्र हो चुका है जो बिजनेस अटेंशन कर रहा है इस समय, वो बिग डाटा। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था आपको। द टर्म रिफर्स टू सच मैसिवली लार्ज डाटा सेट्स दैट कन्वेंशनल डाटाबेस, मतलब जो पुराने डाटाबेस होते थे उसके टर्म्स के हिसाब से मैसिवली लार्ज डाटाबेस को बिग डाटा कहेंगे। तो ये कन्वेंशनल डाटाबेस डू नॉट हैव द प्रोसेसिंग पावर। भाई साहब पुराने डाटाबेस इतना प्रोसेस नहीं कर पाते थे जो भी मैंने फ्लिपकार्ट के एग्जांपल बताया, और ना ही उसको एनालाइज कर पाते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्होंने भी फ्लिपकार्ट ही बोला है, फ्लिपकार्ट मस्ट प्रोसेस ओवर मिलियंस ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शंस एवरी आवर ड्यूरिंग द बिग बिलियन डे सेल। स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा इज बियॉन्ड द पावर ऑफ ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो यार आप बताओ ना, ये जो चीज़ें जो पहले होती थी क्या ये ट्रेडिशनल डाटाबेस के थ्रू हो सकता था? तो ये बता रहा है नहीं, ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट टूल के थ्रू ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। ठीक है, जो बातें मैंने बताई वही अभी तक यहाँ पे आई हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट टूल एंड टेक्निक टू मैनेज एंड एनालाइज दीज लार्ज डाटा सेट्स इज अ प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट एंड बिजनेस अलाइक आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश गवर्नमेंट भी कर रही है और बिजनेस भी कर रहे हैं। सर बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। या फिर आप कह लो यार गवर्नमेंट के जो इतने ग्रांट्स आते हैं उसके लिए भी तो भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको डाटा चाहिए। आधार कार्ड सबका लिंक है, इसके लिए भी तो उसको चाहिए। आपका जीएसटीएन पोर्टल भाई साहब, इसके लिए भी तो चाहिए। हाँ सर। अब देखो ये आया ब्लू टेक्स्ट, और हमने आपको बताया ब्लू टेक्स्ट मतलब एडिशन फॉर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम में क्या एडिशन है वो यहाँ पे, एग्जाम मतलब नवंबर 20, क्योंकि मई 20 हुआ नहीं, नवंबर 20 के लिए ये एडिशन है। बेनिफिट ऑफ बिग डाटा प्रोसेसिंग आर एज फॉलो। क्या है? एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा ब्रिंग इन मल्टीपल बेनिफिट। कौन कौन से बेनिफिट? देखो ये सब बातें वही होगी जो आपको समझाई, आपको बेनिफिट मैंने कहीं ना कहीं समझा दिया। बिजनेस कैन यूटिलाइज आउटसाइड इंटेलिजेंस while taking decision, access to social data from search engine site like Facebook, Twitter, enabling organization to find true business strategy, early identification of risk and product and strategies। मतलब सर ये दूसरा पॉइंट जो है ना कि आउटसाइडर से आप सोशल नेटवर्किंग साइट से आप अपॉर्चुनिटी समझते हो, इसकी ना आप वेब 3.0 एक स्ट्रेटेजी आती है। चलो थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब इसमें क्या होगा ना कि आपने अगर अपने गूगल पे गए और लिखे कि मुझे चाहिए कोरोना के सिम्टम्स वाली बात, कुछ भी आपने लिख दिया, तो यहाँ पे ना बाबा रामदेव के पास ये पता चल जाएगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसको कोरोना के सिम्टम्स की कोई बात है, तो यहाँ पे आपको कोरोनिल की ऐड दिखने लगेगी। अब मैं थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लूँ जो हमेशा होता है। आपने डाला मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, ठीक है, आपने ये गूगल पे सर्च किया। अब आप नोटिस करना, आप आज ही सर्च करना, आपको एडवर्टीजमेंट दिखने लगेगी मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। जब आप गूगल खोलोगे कोई और ऐप या फिर ब्राउजिंग कर रहे होगे तो आपको मोबाइल फोन्स दिखाएंगे, और वो भी इसी रेंज के अंदर के दिखाएंगे। आपको 19,000 का दिखाएगा, 18,000 का दिखाएगा, 16,000 का दिखाएगा। और गलती से यहाँ पे ना मोबाइल अंडर 5,000 उसके बाद मारना, आपके नेक्स्ट ब्राउजिंग में वो आपको 2,000-3,000 के मोबाइल फ़ोन दिखाने लगेंगे। तो ये भी इतने बड़े डाटा को ऐसे नीड करते हैं और पता करते हैं कि भाई साहब कैसे हम नए कस्टमर को ट्रीट करें, कैसे नई बिजनेस स्ट्रेटजीज बनाएं, और आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट पे रिस्क क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट को सोशली देखना बहुत आसान आता है, किस टाइप के प्रोडक्ट को अब लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है सर। इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज, सर कैसे? आप ही से रेटिंग मांग लेते हैं, 5 स्टार में आप रेटिंग दे दो, याद कर लो। फीडबैक फॉर्म भरवा लेते हैं, तो वो कौन मैनेज कर रहा है? आप फीडबैक फॉर्म भर के तुरंत चले गए। DBMS सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेशन के तहत सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है। देखो ट्रेडिशनल कस्टमर फीडबैक सिस्टम आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम डिजाइन्ड बाय बिग डाटा टेक्नोलॉजीज। आपने फ्लिपकार्ट में मंगाया, तुरंत आपको फीडबैक के लिए आ जाता है।
In these new system, big data and natural language processing technologies are given used to read and evaluate customer response और better ऑपरेशनल इफिशियंसी। और भाई साहब जब आपका डाटा ही मैच हो गया तो आप अपने ऑपरेशंस को इफिशियंसी के साथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए। अब आप अपने डिसीजंस कि हमको इस बार फ़ोन ज़्यादा बेचने हैं कि लैपटॉप ज़्यादा बेचने हैं कि लेदर प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने हैं, आप ये डिसीजन इफिशिएंटली ले पाएंगे ना। हाँ सर, तो ये आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी को इफिशिएंट बना देता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? हाँ सर जी, समझ में आई हमारी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए, डाटा वेयरहाउस। क्या सर? डाटा वेयरहाउस इज एन ऑर्गेनाइजेशन as organizations have begun to utilize database as a centerpiece of their operation। भाई साहब आज की डेट में database centerpiece है। और इवन मुझे तो अभी अभी एक बात भी पता चली है, पता है आपको? ये स्टूडेंट्स का, देखिए मैंने तो आपको पूरी फ्री फैसिलिटीज़ दी हैं, सब कुछ फ्री में आपको क्लासेस वगैरह मिल रही हैं, तो मुझे तो इसकी नीड नहीं पड़ी। बट सीए स्टूडेंट्स का डेटा के लिए भी लोग परेशान रहते हैं कि कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। हाँ सर जी, ये तक होता है कि जो कर रहे होते हैं ना, चलो इनको टारगेट करते हैं अपनी सेल, ग्रुप 1 वाले बच्चे तो इनको ग्रुप 1 की क्लासेस के लिए। तो ये क्या हुआ कि नाउ डेज सबको पता चल चुका है कि डाटाबेस बहुत सेंटर पीस है। ये तो मैंने केवल एडवर्टीजमेंट के नज़रिए से बताया, ऑपरेशंस के नज़रिए से नहीं, क्योंकि इसके हजार आईज हो सकती हैं देखने की, 1000 वेज में आप इसको समझ सकते हैं। यस सर, the need of fully understand and leverage of the data they are collecting has become more and more apparent। However, जबकि directly analyzing the data into needs of day-to-day operation is not a good idea। डायरेक्ट आप डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और सर ये किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, जो को मैंने मिटा दिया, मैं उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि 2020 में जो बिग बिलियन डे की आपने सेल के डाटा आपने डाटा रखा, अब आप 2021 का बिग बिलियन डे सेल प्लान कर रहे हैं। इस नजरिए से आप इस चीज को पढ़िए बस। वी डू नॉट वांट टू टैक्स द ऑपरेशन टू द कंपनी मोर देन वी नीड टू। अब सर यहाँ पे टैक्स का मतलब इनकम टैक्स जीएसटी नहीं है, आप अपने जो रूटीन के ऑपरेशंस को हैं उसको उतना ज़्यादा हैम्पर या इफेक्ट नहीं करना चाहते जितना ज़्यादा उसको हैम्पर करने की नीड है, या उस जरूरत से ज़्यादा उसको हैम्पर नहीं करना चाहते। अगर आप बैठ के ना खुद एनालाइज करने बैठ जाओ और डाटा वेयर हाउस की फैसिलिटी ना लें तो आप परेशान हो जाएंगे, एनालाइज ही करते रह जाएंगे। यही बोल रहा है कि हम टैक्स नहीं करना चाहते या एक तरीके के पेनल्टी समझो नहीं देना चाहते अपने रूटीन के काम को, ठीक। यस सर। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वांट टू एनालाइज डाटा इन अ हिस्टोरिकल सेंस। और डाटा क्या चाहती है हिस्टोरिकल सेंस में भाई साहब, एनालाइज करना चाहती है। 2019 की बिग बिलियन डे वाला 2020 के बिग बिलियन डे का डाटा उठा के 2021 प्लान करना चाहती है। हाउ डज द डाटा वी हैव टुडे कंपेयर विद द सेम सेट ऑफ डाटा हिज टाइम लास्ट मंथ और लास्ट ईयर? फ्रॉम दीज नीड्स एरोजेस द कंसेप्ट ऑफ डाटा वेयरहाउस। और ये सब इन सभी सवालों के लिए डाटा वेयरहाउस उत्पन्न हो गया है। आई गेस यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्लीज अपने कमेंट्स और व्हाट्सएप पे अपना सपोर्ट देते रहना यार, सपोर्ट नहीं बोलेंगे, आपके कमेंट्स ही थोड़े से मोटिवेट करते हैं हमें। आइए, द कंसेप्ट ऑफ डाटा वेयरहाउस इज सिंपल। एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम वन मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डाटाबेस and load it into the data warehouse which itself another database for storage and analysis। मतलब क्या, मतलब देखो भाई इसका कंसेप्ट सीधा का सीधा है कि एक्सट्रैक्ट करो, आपको बिग बिलियन डे से रिलेटेड डाटा चाहिए, उस डाटा को वहां से उठाए, हम उस डाटा को वहां से उठाए, अब एनालाइज करने जा रहे हैं ना, चलो बिग बिलियन डेज मान लो 5 डे चली थी, तो एक मान लो 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक चली, ठीक है, हम इसको उठाएंगे, इस डाटा को उठाए, और जिस सेक्टर के हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक लेदर, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक लेदर, क्लोथ्स और एक और कोई भी सेक्टर बोल दो यार, फुटवेयर्स, ठीक है सर, इस सेक्टर को उठाए। अब उसके बाद हमने क्या कहा सर, इसके बाद हमने बोला कि अब इस डाटा को उठाए, अब इसको लोड करेंगे। लोड मतलब क्या सर? अच्छा, आपने कभी भी बुलेट को लोड किया है क्या में? अरे खेलने के लिए किया होगा बचपन में, हाँ, तो वही लोड बोल रहा है कि बुलेट उठा और लोड कर दिए इनटू द डाटा वेयरहाउस में, चाहे वो इटसेल्फ अनदर डाटाबेस हो, चाहे वही सेम डाटाबेस हो या कोई दूसरा ही डाटाबेस, उसमें लोड कर दिए फॉर स्टोरेज और एनालिसिस। अब वो स्टोर भी हो गया और एनालिसिस का काम भी कर रहा है, ठीक है, स्टोर करना था तो स्टोर किए और एनालिसिस करना है तो एनालिसिस का काम किए। मतलब इतने बड़े डेटा में से वो वाला डेटा उठाए, मतलब समझ लो बुलेट उठाए और गन में लोड कर दिए, उसी तरीके से डाटा वेयरहाउस में लोड कर दिए ताकि एनालाइज हो सके। हाउएवर
द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंसेप्ट नॉट दैट सिंपल। जितना सिंपल दिखा ना, गोली उठाना और लगाना और चला देना, उतना सिंपल नहीं होता है। डाटा वेयरहाउस शुड बी डिजाइंड टू दैट इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। डाटा सेट्स को ऐसा बनाना ही पड़ता है कि वो कुछ क्राइटेरिया को मिट आउट कर दे। अब वो क्राइटेरिया क्या है? इट यूजेस नॉन ऑपरेशनल एज वेल एज ऑपरेशनल डाटा। सर नॉन ऑपरेशनल के साथ साथ ऑपरेशनल डाटा भी इसमें होना चाहिए। सर ऑपरेशनल में तो हो गया कि हमने सेल्स कितनी की, सर नॉन ऑपरेशनल बोलो तो सर नॉन ऑपरेशनल में भी बहुत हैं कि भाई साहब फाइनेंशियली हम इतना वाइबल थे कि नहीं, फाइनेंशियल कंसिडरेशन हो सकता है, लोकेशन बेस्ड होता है, डिफॉल्ट बेस्ड हो सकता है। डिफॉल्ट तो चलो ऑपरेशनल में भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से बहुत से नॉन ऑपरेशनल डेटा भी होते हैं कि उस समय का मेरा एम्प्लॉय पावर कितना था, उस समय के मेरे मर्चेंट कितने थे और आज के मेरे मर्चेंट कितने हैं, आज के मेरे एम्प्लॉय कितने हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती है। मान लो उस समय मेरा फ्लिप कार्ड में एक्सिस बैंक के कार्ड के साथ था, आज मेरा एक्सिस बैंक के कार्ड के साथ कोई एग्रीमेंट है या नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑपरेशनल एज वेल एज नॉन ऑपरेशनल डाटा को भी इसको कंसीडर करना पड़ता है। द डेटा इज टाइम वेरिएंट। इट is that whenever data is loaded into the data warehouse it receive a time stamp। भाई साहब कितना पुराना डाटा है, ये 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है कि 26 जनवरी को हुआ, तो पता चले कि 26 जनवरी के बाद को यहाँ पे हम लोड किए हैं, ऐसा होना चाहिए। विच अलाउ फॉर कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब मान लो डेटा हमने डाल दिया, अब पता ही नहीं है किस डेट का डेटा है। 26 अगस्त 2018 का डेटा है, 2019 का डेटा, 20 का डेटा, 21 का डेटा। अगर हमें ये पता ही नहीं है कब का डेटा है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे और डिसीजन कैसे लेंगे? उसके बाद कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो ना एनालिसिस होगा और ना सही डिसीजन बन पाएगा। इसलिए टाइम वेरिएंट होना चाहिए। और ये क्या बता रहा है भाई साहब? डेटा वेयरहाउस आपको कैसा बनाना है, डेटा वेयरहाउस कैसा बनाना है, मतलब डेटा को कैसे मैनेज करना है। टाइम वेरिएंट होना चाहिए, स्टैंपिंग हो जाए टाइम की, और टाइम वेरिएंट होना चाहिए, स्टैंपिंग हो जाए टाइम की। नॉन ऑपरेशनल और ऑपरेशनल दोनों डाटा आना चाहिए, टाइम वेरिएंट होना चाहिए, स्टैंपिंग हो जानी चाहिए टाइम के, एंड ऑल दैट। और भी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा है ये। डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड बिकॉज द डेटा इन अ डेटा वेयरहाउस यूजुअली कम्स फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज। मतलब कई सोर्सों से डेटा रिसोर्सेज में डेटा आता है ना, तो डेटा रिसोर्सेज का बेनिफिट है कि डेटा वेयरहाउस का बेनिफिट है कि डेटा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में मिल जाता है। गिरा मेरा मोबाइल, ओके कोई नहीं। इट इज पॉसिबल दैट द डेटा डज नॉट यूज द सेम डेफिनेशन ऑफ यूनिट। ये ऐसा हो सकता है कि डेटा सेम डेफिनेशन ऑफ यूनिट नहीं ले रहा है। एज एन एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर हम कुछ भी डेटा ले रहे हैं स्टूडेंट का ही है एज इन फॉर्म ऑफ डेट्स, तो हो सके कहीं डेट्स हो मंथ, डे और ईयर्स, और किसी दूसरे डेटाबेस से अगर हम डेट ले रहे हैं तो वहां पे फॉर्मेट यूज होता हो ईयर, मंथ और डेट्स। तो ऐसा अगर डेटा वेयरहाउस में डेटा आएगा अलग अलग फॉर्मेट से तो प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ही अच्छे से डेटा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होगा। किस तरीके से? फॉर द डेटा वेयरहाउस टू मैच अप डेटा स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट वुड हैव टू एग्रीड अपॉन ऑल डेट्स। तो करना पड़ेगा कि ऑल डेट्स जो लोड होंगी उसके अंदर इनटू द डेटा वेयरहाउस वुड हैव टू बी कन्वर्टेड। वेयरहाउस में अगर आपको ऐड करना है तो उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जैसा डेटा वेयरहाउस बोल रहा है, चाहे वो मंथ, डे और ईयर हो या ईयर, डे और मंथ हो। इस प्रोसेस को, यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोड, ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसमिशन लोड। ओके सर। चलो अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के अप्रोचेस होते हैं डेटा वेयरहाउस के। एक अप्रोच होता है, एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा हो सकता है पहले प्रोडक्शन का कोई डेटा हाउस बनाया हो, उसके बाद बोला होगा प्रोडक्शन वाले ने बता दिया, उसके बाद प्रोडक्शन, चलो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट का एक डेटा हाउस बना, प्रोक्यूरमेंट का एक डेटा हाउस बना, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वेयरहाउस बनाया, उसके बाद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने एक अलग ही अपना डाटाबेस बना रखा है, सेल्स वाले ने अलग अपना डाटाबेस बना रखा है और CRM ने अलग अपना डाटाबेस बना रखा है। और ये सारा डाटाबेस फिर मिलजुल के एक पूरे के पूरे एंटिटी का डाटाबेस बनाता है। ठीक है, एक डाटाबेस बनाने का ये तरीका हो सकता है। और सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे भाई साहब पहले से एंटिटी का डाटाबेस तो है, अब इसी डाटाबेस में से सेल्स, प्रोडक्शन, HRM सब कुछ, CRM और प्रोक्यूरमेंट सब अपना अपना डाटा निकाल रहे हैं। तो ये 2 अप्रोचेस से डाटा वेयरहाउस बन सकते हैं। उन्हीं को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। जब छोटे
डाटाबेस से एंटिटी का डाटाबेस बनता है, और टॉप डाउन अप्रोच जब एंटिटी के डाटाबेस से ये स्प्लिट किया जाता है इन पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के डाटाबेस में। आइए, बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट होता है बाय क्रिएटिंग स्मॉल डाटा वेयरहाउस, छोटे छोटे डाटा वेयरहाउस बना के, कॉल्ड डाटा मार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? डाटा मार्ट्स। आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको? डाटा मार्ट्स। ठीक, यस सर। टू सॉल्व स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम्स as these data marts are created, they can be combined into a large data warehouse। और अगर टॉप डाउन डाटा वेयरहाउस की बात करें, टॉप डाउन अप्रोच की बात करें, तो ये सजेस्ट करता है कि ही वुड बी स्टार्ट टू क्रिएटिंग एन इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस बना दे। देन एज स्पेसिफाइड बिजनेस नीड आर आइडेंटिफाइड, जो जो बिजनेस की नीड हो वैसा आइडेंटिफाई करके क्रिएट कर देंगे स्मॉलर डाटा मार्ट्स फ्रॉम द डाटा वेयरहाउस। तो ये दो अप्रोचेस आपने पढ़ लिए, छोटा सा यार बुक में यहीं पे साइड में बना लो आप। बेनिफिट ऑफ डाटा वेयरहाउस। बेनिफिट क्या है डाटा वेयरहाउस रखने के? तो पहला बेनिफिट है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ डाटा वेयरहाउस फोकस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बेटर अंडरस्टैंड द डाटा दैट आर करेंटली कलेक्टिंग। भाई क्या डाटा कलेक्ट हो रहा है, उस डाटा का यूज कैसे करना है, वो सब कुछ आपको डाटा वेयरहाउस क्या करता है? फोकस करा देता है, फोकस दिखा देता है आपको। वंस ऑल डाटा आइडेंटिफाइड एज कंसिस्टेंट, सारे के सारे सेम फॉर्मेट में जब डाटा आ जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैन जनरेट वन वर्जन ऑफ ट्रुथ। वैसा एक वर्जन ही बना सकता है उस ट्रुथ का कि हाँ ये डाटा है, तो एक वर्जन ही बना दिया उसका। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंपनी वांट्स टू रिपोर्ट कंसिस्टेंट स्टैटिक्स अबाउट इटसेल्फ। कंपनी को रिपोर्ट करना है कि उसके स्टैटिक्स क्या चल रहे हैं, सेल्स में क्या फ्लक्चुएशन हुआ, प्रोडक्शन में क्या हुआ, कस्टमर अब क्यों दुखी हैं, इस टाइप का। सच एज रेवेन्यू में कर सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक, यस सर। बाय हैविंग अ डाटा वेयरहाउस, एक चीज प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हो? प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी लोग क्लास कर रहे हो यार, स्पीड आपको स्लो, फास्ट या परफेक्ट कैसी लग रही है? प्लीज इतना तो यार, जितने लोग आप लोगों ने अगर डाउनलोड करके भी किए हैं तो यार ऑनलाइन जाके इस लेक्चर के नीचे लिख देना प्लीज। बाय हैविंग अ डाटा वेयरहाउस, स्नैपशॉट ऑफ अ डाटा कैन बी टेकन ओवर टाइम। मतलब मंथली, चलो स्नैपशॉट ले लिया कि मंथली ले लिया कि हाँ डाटा आज की डेट का ये है, आज की डेट का ये है, यही कह रहा है। दिस क्रिएट अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ डाटा विच अलाउ फॉर एन एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स। मतलब बताइए कि सर आज 2 लाख पीसेस 31 मार्च 2020 को 2 लाख पीस बिकी, और अप्रैल 2020 में 3 लाख पीस बिके, और मई में 4 लाख पीस बिके। किसी एक प्रोडक्ट के इतने पीसेस बिक गए, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ये स्नैपशॉट ले लेते हैं जिससे हम ट्रेंड बता पाए। हाँ भाई ये ग्रोथ हो रहा है इसका, ये इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये प्रोडक्ट सेल्स एडिशनल हमें दे रहा है, इस टाइप की। मैंने सेल्स का एग्जांपल लेके समझाया, अदर तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अ डाटा वेयरहाउस प्रोवाइड टूल्स टू कंबाइन डाटा। डाटा वेयरहाउस टूल्स देता है कि आप कंबाइन कर लें डाटा को, विच कैन प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। ठीक है भाई साहब, बहुत से डाटा वेयरहाउस बहुत से डाटा आपको दे देगा, उसके बाद इन सब डाटा को वो टूल्स भी देगा जिससे आप इन सारे डाटा को कंबाइन करके आपको जो भी डिसीजन लेना है, एनालिसिस करके इस डाटा का वो डिसीजन सही ले पाए। जैसा कि मैंने आपको बिग बिलियन डेज में बताया था, किस कार्ड पे इस बार डिस्काउंट देना है, किसको डिस्काउंट देना है, प्लस मेंबर अगर नहीं ज़्यादा सेल्स किए तो उनको क्या एडिशनल बेनिफिट देना है, ऑल दैट। ये सब कुछ कहाँ से हुआ? डाटा वेयरहाउस के थ्रू हुआ। ओके सर, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, लगभग 1 आवर हो ही रहा है अब हमें। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे डाटा माइनिंग से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इन क्लासेस को जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय।